नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हुमरा। आज बड़ी बहस में बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की, जहां एक और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग अभी भी जारी है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक अब तक हरियाणा में 49.77% मतदान हुआ। अगर हरियाणा के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो हिसार में 48, आदमपुर में 52.40%, उकलाना में 55.84% और नारनौंद में 62% मतदान हुआ है। हांसी में 58.80%, बरवाला में 56.51%, नलवा में 52.59% वोटिंग हुई है। ये कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर जो है अक्सर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो हावी रहते हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 3 बजे तक तकरीबन 31.63% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक 31.63%। 2 घंटे में या 3 घंटे में ऐसा क्या बदलेगा ये सिनेरियो? हम यहाँ पर लगातार अपील भी कर रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा लगातार हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, आप लोग घरों से निकलिए, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत चौंकाने वाली हैं। ये वोटिंग प्रतिशत, इस पर हम अपने ख़ास मेहमानों से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय गुप्ता, कांग्रेस समर्थक, साथ ही पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, और पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अक्सर आप इन लोगों को सुनते भी हैं और जो ये जानकारी देते हैं और जो चर्चा करते हैं वो काफ़ी अहम भी हो जाती है। राहुल लाल भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। और ये तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं आज, क्योंकि बहुत अहम है ये चुनाव के। इस बार के चुनाव में ऐसा क्या हमें दिख रहा है बदलता हुआ? ऐसा क्या चीज़ है जो कि ज़मीन पर तो दिखाई देती है, लेकिन जो जब नेता सामने आते हैं तो वो कुछ और ही बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कुछ और सोच रहे हैं? क्या इसको हम साइलेंट वोटिंग कहेंगे या इसको हम कहेंगे कुछ और? तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? फिलहाल मेरे साथ जो खास पैनलिस्ट है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पीयूष पंत जी, मैं आपसे शुरुआत करूं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो जो मतदान प्रतिशत है वो कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम एक आम तरीके से सोचें और या कहें बात, तो ये लगता है कि शायद मतदाता कहीं ना कहीं उसका मोह भंग बढ़ा है और वो अब उसका इंटरेस्ट कम हुआ है। जिस तरह की जिस तरह का प्रशासन हो रहा है, जिस तरह का शासन हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए और चाहे जो हरियाणा में देख लीजिए आप, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लगभग जो है वो गायब रहे हैं दोनों ही चुनाव में। और लेकिन अगर आप देखिए तो मुझे लगता है एक कारण ये भी दिखता है कि क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कि उसके लिए स्टेक है, दोबारा उनको सरकार बनानी है और एंटी इनकम्बेंसी को निगेट करना है, तो इस वजह से उनके तो वोटर आए होंगे, वो लेके तो आए होंगे। और संघ भी नाराज नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि संघ का एजेंडा भी भारतीय जनता पार्टी जो है, खासकर खट्टर जी तो पूरा वही जो है इम्प्लीमेंट कर रहे थे हरियाणा में पूरा का पूरा। तो नहीं लगता है कि कहीं वो कमी है। मुझे लगता है जिस तरह से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जो है बटा हुआ रहा है लगातार, खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें वो बटा हुआ है। दूसरे जो विपक्षी दल हैं, आप दोनों जगह बोल रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह। महाराष्ट्र कांग्रेस के संदर्भ में तो कहूंगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में ही कांग्रेस बटा हुआ है लगातार। कांग्रेस में लेट एंट्री हुई उसकी, जब हुड्डा जी को बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, नहीं उनको जो बना दिया गया अध्यक्ष, तो जो नहीं, जब उनको क्या नाम, शैलजा को बना दिया अध्यक्ष, हुड्डा जी को जो है कमान संभाल दे दी गई वहां पे।
तो ये मतलब आखिर वक्त तक वहां पे जो हम देख रहे हैं कि हरियाणा में काफी कुछ बदलता ही रहा। कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आई, सीधे सीधे बटी हुई आई। महाराष्ट्र में तो लास्ट मोमेंट तक बटी हुई रही। आप देखिए नॉमिनेशन चल रहे हैं, वहां इनके नेता जो है वो छोड़ते हुए पार्टी चले जा रहे हैं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं वो नैरेटिव गढ़ ही नहीं पाया जो है एक एंटी इनकम्बेंसी वाला नैरेटिव होता है, जो लोगों के मुद्दे वाला होता है। एक अच्छा कमबैक हो सकता था महाराष्ट्र में, निश्चित अगर रूप हम से हो देखें। सकता था। महाराष्ट्र में भी देखिए असंतोष तो है लोगों को, जिस तरह से देखिए महाराष्ट्र में खास शहरी जो टर्नआउट कम हुआ है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक ये लोगों को कहीं उदासीनता दिखाई दी है। और ये जो आपका मतदान प्रतिशत है वो भी दिखाई दे रहा है कि है ये जो सॉलिड वोट बैंक है, खासकर भाजपा का और आरएसएस का और महाराष्ट्र में जो शिवसेना का है, तो वो सब उसकी वजह से जो है जो भी मत प्रतिशत आप देख रहे हैं, इसका मतलब विपक्ष बहुत ही कमजोर स्थिति में रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक जनता चाह रही थी कि एक विपक्ष जो है एक फाइट दे, उनके मुद्दे लेके सामने आए, आगे लड़ाई लड़े, चाहे वो महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा हो, चाहे महाराष्ट्र में जो है कि बिजली पानी का मुद्दा हो, चाहे वहाँ जो है ओबीसी का मसला हो, हरियाणा में दलितों का मसला हो, वहाँ जितनी हिंसा दलितों पे हुई है, महिलाओं के ऊपर हुई है, वो सब मामले को लेकर विपक्ष इस तरह से आए। बहुत अच्छी तरह से वो मुद्दों को एस्टैब्लिश कर सकते थे, बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। ठीक है, पुष्परंजन जी, इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये लोगों का एक तरह से बहिष्कार है कि आप हमारे स्थानीय मुद्दों को नहीं छू रहे हैं, बिल्कुल है, इसलिए हम वोट देने क्यों जाएं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नोटा वाले हैं। वोट नहीं देने की जो उदासीनता है, उसके बहुत सारे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी लोग विफल हैं जो फिल्मी सितारे हैं, जो दिखाते हैं कि देखिए जी हमने वोट दिया, आप आए वोट दें। हाँ, महाराष्ट्र में देखिए तो एक तस्वीर ये उभरती जरूर है। वो एक मजाक सा भी बन जाता है कि लेकिन वो फिल्मी सितारे ये लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि पुष्परंजन जी के सुबह से वो बोल भी रहे हैं मीडिया के सामने आके कि आप लोग घर से निकलिए, आप लोग वोट दीजिए, ऐसे छुट्टी ना मनाइए और पहले वोट दीजिए, फिर जो करना है काम आप करिए। तो ये एक अपील भी वो कर रहे हैं। मगर हुमरा जी देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि वो अपील जो है वो सिफर हो रही है। वो अपील उस गहरे झुग्गियों में क्यों नहीं पहुंच रही, वो अपील कॉमन मैन के यहाँ क्यों नहीं पहुंच रही है। तो एक तरह से जैसे होली में फिल्मी सितारों का दिखाना बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है, उसी तरह से चुनावी मौसम में फिल्मी सितारे कम से कम वो आते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि आइए वोट दीजिए, वो असर उसका क्यों नहीं हो रहा है, डीप रूटेड उसका असर क्यों नहीं हो रहा है। ये मंच से जो नेता आलोचना पे अपने विपक्षी का करते हैं, वो उस समय क्यों नहीं करते हैं कि नहीं आप एक कसम खाइए कि आपको वोट देना है। आप वहां पर तो कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। ठीक है, आज देखिए अभी जो अपडेट मैंने देखा उसमें मुझे लगता था कि शायद हरियाणा भी क्रॉस नहीं करे 50, लेकिन अब क्रॉस कर चुका है, 50.59% है। इसका मतलब थोड़ा बढ़ेगा, आखिर तक मुझे लगता है कि ये 55 के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय मुद्दे जब आप नहीं छूते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए सारे नेताओं को। ठीक है, ठीक है। राहुल, आप महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे, कांग्रेस को लेकर खासकर? देखिए, अगर महाराष्ट्र के संपूर्ण मामले को हम लोग देख रहे हैं तो एक तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इधर से गठबंधन में चुनाव लड़ रही है एनडीए और बीजेपी लड़ रही है चुनाव, जबकि विपक्ष में कांग्रेस और एनसीपी दिख रही है। एनसीपी में शरद पवार तो चुनाव प्रचार करते हुए दिखे भी, एक तरह से गंभीरता से चुनाव लड़ते हुए भी दिखे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस गंभीरता के साथ उनको इन मुद्दों को उठाना चाहिए था, कांग्रेस उस तरह से गंभीरता के साथ इलेक्शन लड़ते हुए नहीं दिखी। देखिए, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, दो तीन चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो वो आर्थिक राजधानी है, इसलिए आर्थिक महत्व भी, अगर वहाँ का मिडिल क्लास है, शहरी तबका है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ग्रामीण तबका है वो हमारे एग्रीकल्चर का हिस्सा है। संयोगवश इस समय हमारा जो शहरी अर्थव्यवस्था है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का मामला कह लें, चाहे दूसरे अन्य मामले हैं, वो समस्याएं इतनी गंभीर हो गई है। पानी की समस्या, जैसे विदर्भ का क्षेत्र हो, मराठवाड़ा का क्षेत्र हो, सारे सेक्शंस में लोगों की स्थानीय स्तर पर अलग अलग डिमांड थे। उन डिमांड की तरफ सरकारें कुछ करती हुई नहीं दिखी, क्योंकि अब वहाँ पे अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि केंद्र में कोई अलग सरकार है, राज्य में कोई अलग सरकार है। ऐसे में जब आप धारा 370, 35A जैसे तमाम मामले अगर विधानसभा के चुनाव में भी जबरन डाल दिए जाते हैं, तो मतदाता का वही उदासीनता हम लोग इस चुनाव में देख पा रहे हैं। नहीं तो अगर सरकार के प्रति काफ़ी आस्था होती थी, काफ़ी उत्साह के साथ लोग आते हुए दिखते। लेकिन जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि एक तरह से विपक्ष का ये काम होना चाहिए था। देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना आवश्यक है, उतना ही विपक्ष भी आवश्यक है। विपक्ष का काम यह था कि वो जनता की आवाज़ बनता और इन तमाम मामलों को काफ़ी गंभीरता से उठाता। विपक्ष ने उस तरह का काम नहीं किया, तो विपक्ष की तरफ से भी लोगों को निराशा हाथ लगी और सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से भी लोग निराश हैं। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट बहुत कम आ रहा है, क्योंकि यह लोगों के महत्वपूर्ण जो उनके निजी जीवन के जो आकांक्षाएं हैं
वो चुनाव में प्रतिबिंबित नहीं हो रही हैं, इसलिए चुनाव लोगों को अपने है। आप से कनेक्ट नहीं कर पा ठीक रहा है है। संजय गुप्ता जी, अब आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कि कांग्रेस की कमजोरी क्या बीजेपी की ताकत बनी इस चुनाव में? क्या 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 कांग्रेस बहुत अच्छे से कमबैक कर सकती थी? नहीं, जरूर और जो हमारे बिखराव आपकी पार्टी में देखा गया, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में। जो हमारे आदरणीय विश्लेषक साहब पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, मैं उनको नकार तो नहीं सकता, मगर मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि ज़मीन पे इस तरह की स्थिति नहीं है। क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं या कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कौन सा एक ऐसा पोलिंग बूथ है जहां आपके पास रिपोर्टिंग है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ नहीं है। कौन सा एक क्षेत्र ऐसा है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, कौन सा, मैं कहना चाहता हूँ पन्ना प्रमुख जिसे हम कहते हैं, जैसे पन्ना के ऊपर एक एरिया के अंदर, गली के अंदर कहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता महाराष्ट्र में या आपका हरियाणा में काम नहीं कर रहा है। मगर दूसरी बात, विषय ये ज़रूर है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है उनके पास धनबल का बहुत ज़्यादा ताकत है, सत्ता के अंदर भी हैं और उस तरह से भी चुनाव लड़ने में मैं समझता हूँ शायद वो बहुत ज़्यादा माहिर होंगे, इसलिए उनकी प्रेजेंस ज़्यादा दिख रही है। मगर ऐसा नहीं है कि हमने अपनी बात नहीं उठाई। इस देश के अंदर जब विकास, और एक बात और उदासीनता की बात हम कर रहे हैं, तो जब इस देश के अंदर विकास दर नीचे जा रही हो, जब इस देश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हो, जब जीएसटी 28% का लगाओ, जब नोटबंदी इस देश के अंदर की गई हो, जब डॉलर का रेट लगातार, ये बहुत सी बातें हैं, टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियां क्या रेट हैं, और जब हंगर इंडेक्स के अंदर हम लोग लगातार, हमारा देश नीचे जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे जा रहा है, किसानों की अब बुरी स्थिति है, बेरोजगारों की बुरी स्थिति है, जब उत्साह कहाँ से आएगा आप बताइए। ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है, पूरे देश की बनती है। और उसके अंदर जो आप विषय कह रहे हैं, विषय तो सबके सामने है। जब बेरोजगार को रोटी नहीं मिल रही, पढ़ा लिखा नौजवान आदमी डिग्री लेके हाथ में खड़ा, काम नहीं मिल रहा, जब महिला सुरक्षा के अंदर सबसे नकारात्मक आज स्तर यदि किसी का है तो हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, तो इसके अंदर आप ये कहने लगे कि विपक्ष की कमी है। मैं इससे बढ़ के कहना चाहता हूँ, विपक्ष की, चलिए आप अगर एसेस कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे होंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी जिम्मेवारी इसके अंदर सत्तारूढ़ दल की है, केंद्र की भी और प्रदेश की भी। अब वो लोग काम नहीं कर रहे और उसमें अगर लोगों का अगर उसके अंदर रुझान नहीं है, तो मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों की भी है। जी, देखिए, एक प्रयोग मुझे लगता है इस चुनाव में जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी जो बड़ा नेता जो दिल्ली में बैठता है, जो अखिल भारतीय स्तर का नेता है, वो वहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक राजतंत्र में होता है कि चेहरा राजा का दिखा दिया जाता है, उसकी तस्वीर जनता के बीच रख दी जाती है और जनता वोट देती नहीं देती है। अगर हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहा, तो उससे ये एक तरह से लगेगा कि जो राजतंत्रीय प्रणाली है ना, वो प्रणाली आगे बढ़ रही है। एक चीज़ तो एक आप सतारा नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी समस्तीपुर जा रहे हैं, जो यहाँ से 1500 किलोमीटर के आसपास है, दूर है। बगल में हरियाणा है, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को इनकी चॉइस क्या होनी चाहिए? सोनिया गांधी की चॉइस एक भी रैली नहीं हो रही है। जो बगल का आप गाड़ी, आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आपको तो एक कार से या कैसे भी आप जा सकते थे, लेकिन आप बगल के पड़ोस में 370 या इस तरह के जो मुद्दे हैं, 35A, उसका कांग्रेस ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। सावरकर तक का देखिए इतना कंफ्यूज रहे कि सावरकर के बाद में चल के आज भी सावरकर का मुद्दा जब उठता है तो कांग्रेस के कुछ नेता जो बीच के मिडिल लेवल के नेता हैं, वो कह रहे हैं जी हम उससे सहमत हैं। मनमोहन सिंह से भी, वो तो सबसे टॉप लेवल पे हैं, उनसे भी हामी भरवाई गई। तो आपकी रणनीति क्लियर कट नहीं। आप पहले पिछले चुनाव का देख लीजिए, सावरकर का इशू उठा था पिछले चुनाव में भी, तब कांग्रेस की क्या नीति थी और अब इस समय क्या है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी PS माटा जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। माटा जी, जानकारी बताएं, आपके पास क्या आ रही है इस वक्त, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, और इस दौरान कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें? हेलो जी माटा जी, इंफॉर्मेशन कोई आ रही है आपके पास, कोई जानकारी आ रही है मतदान केंद्रों से? देखिए अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है फरीदाबाद में जो पड़ी है 51% वोट पोल हो चुकी है, जबकि पूरे हरियाणा की बात करें तो 55% के करीब वोट बताई जा रही है। इस तरह से वोटिंग पोल कर रही है, लेकिन वोटिंग पोल बहुत स्लो हो रहा है, लोग बहुत कम आ रहे हैं शहर में, लोग डाल। ठीक है माटा जी, आपने ये जानने की कोशिश की
कि लोग इतनी देर में क्यों आ रहे हैं या क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? क्या आखिर है क्या, मतलब क्या किस बात की कोई नाराजगी है, क्या है? और क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की जा रही है उनको मतदान केंद्र तक लाने की? देखिए, मतदान केंद्र ले जाने की तो अपनी गाड़ियों से लोग जाते हैं, लेकिन इस बार जो लोगों का विरोध है वो इस बात को लेकर भी है कि लोकल मुद्दों को नहीं उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो है 370 और पाकिस्तान के मुद्दे उठा रही है, लेकिन लोकल जो उनके मुद्दे हैं सीवर पानी के, उनके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं। और कुछ लोग आज नौकरी पेशा हैं जो दिल्ली जाते हैं, इस चक्कर में भी थोड़ा सा वोट कम पोल हो रही है। उसके बावजूद लोग नाराज हैं इस बात से, लेकिन जो बीजेपी का नारा 75 का नजर आ रहा है वो पार होते नजर नहीं आ रहा। ठीक है माता जी, सबसे ज्यादा जो नाराजगी अगर कहें तो कहाँ दिखाई देती है, या ये स्लो जो वोटिंग प्रतिशत है वो गांव में और शहरों के मुकाबले कितना है? देखिए, गांव में जो पोलिंग है वो काफी अधिक हो रही है, वहां 70% के करीब पोल हो चुकी है, जबकि टाउन की बात करें तो 10 से 15% सिर्फ वोट पोल हो रही है। गांव शहर के लोग नहीं निकल रहे वोट पोल करने। कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने आनाकानी करी कि भाई अभी टाइम नहीं है, चले जाएंगे, इस तरह से टाल मटोल कर रहे हैं। नाराजगी रही है उनकी कि भाई जरूरत नहीं है हमें जाने की। जबकि क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन पाई क्या इस चुनाव में? फीका लग रहा है। क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन पाई माता जी? बिल्कुल बेरोजगारी है, नोटबंदी का असर नजर आ रहा है। जिस तरह से बैंक करप्ट पीएमसी बैंक का है, उससे लोग भी डरे हुए हैं कि क्या बैंकों में पैसे रखें या कहां लगाएं। इस चीज को लेकर भी लोगों को काफी दहशत में है कि क्या किया जाए। इन चीजों को देखते हुए भी लोगों में ये जो पर्व है मनाने का उत्साह कम हुआ है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ माता जी। राहुल अस्थाना है महाराष्ट्र से। राहुल, क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि अभी भी स्लो वोटिंग वहां पर देखी जा रही है। ये टाइम हो चुका है, तकरीबन 5:30 होने वाले हैं, उसके बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत उतना नहीं बढ़ा जितना अंदाजा लगाया जा रहा था। लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे, क्या उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए 5:20 हो चुके हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 6 बजे के तकरीबन जो है वोटिंग की पूरी प्रक्रिया जो है उसे बंद कर दिया जाएगा। जो वोटर्स वोट नहीं दे पाए वो उनको मौका नहीं दिया जाएगा वापस, यानी कि टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने कहा है। लेकिन सबसे दुख की बात जो है और चौंकाने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड वो था, जो सोचा था कि परसेंटेज जो है वोटिंग का बहुत ज्यादा होगा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ 45% तक वोटिंग हुई है पूरे महाराष्ट्र में, जो कि अपने आप में अच्छा आंकड़ा तो यकीनन नहीं है। तो ऐसे में सवाल होता है, ये खड़ा होता है कि आखिरकार परसेंटेज जो है वोटिंग का वो इतना कम क्यों हुआ? क्या लोगों को पता है कि वोट दो या न दो तो भी बीजेपी आने वाली है, या लोग वोटिंग को लेके बहुत एक्साइटेड नहीं है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो परसेंटेज है वोटिंग का वो सिर्फ 45% ही वोटिंग है। जी राहुल, ठीक है, आपने कहा कि एक्साइटमेंट उतना लोगों में नहीं है जितना अमूमन रहता था, और आपने ये भी कहा कि लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी है। हम हरियाणा में बात कर रहे थे अभी, जीएस माटा हमारे संवाददाता हैं उनसे, और उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दों को नहीं छुआ, यानी स्थानीय मुद्दों पर वो लोग बात नहीं करते हैं नेता। राहुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्या स्थानीय मुद्दे, जैसे कि लगातार निर्माण हो रहा है जगह जगह महाराष्ट्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी जा रही है, पीएमसी बैंक अभी क्योंकि हाल में हुआ, ये तमाम चीजें जो अभी हाल में हुई हैं, तो क्या ये वहां पर भी लागू है? वहां पर भी ये सच बात है राहुल? और विदर्भ का जो एरिया है वहां पर, वहां से क्या खबरें आ रही हैं वो भी बता दें। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उससे कोई है, उनकी अपनी समस्या है और वो खुद को कोरिलेट नहीं कर पा रहे इन मुद्दों से, बड़े मुद्दों से। उनकी समस्या जो बेसिक समस्या है वही है, पॉटहोल्स की समस्या है, भीड़ की समस्या है, महंगाई है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत, उसके रेट्स ज्यादा आने लगे हैं। एक युवा हमारे साथ है, आज आपने वोट किया? यस किया। वोट किया, अच्छा ये बताइए आपने कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? क्या नरेंद्र मोदी जी को याद करके वोट दिया, या आपके जो लोकल एरिया की प्रॉब्लम है उसे देकर वोट किया? लोकल। क्या प्रॉब्लम है आपकी? कुछ सपोर्ट नहीं करते। कुछ सपोर्ट नहीं करते। आप ये बताइए, आपने जो वोटिंग की, एक मुंबईकर होने के नाते आपने कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया?
हमने जो मुद्दे पे ऐसा किया है कि हमारे को जो समस्या है, जो हमारे विभाग की समस्या है, जो हमारे को आने जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो खड्डे का जो प्रॉब्लम है और जो हर गोष्ठी में बहुत हमको जो प्रॉब्लम है, उसका कोई आमदार है यहाँ का जो स्थायी काम जो आमदार है वो कुछ कर रहे नहीं। यानी कि आपने जो आर्टिकल 370 को जिस तरीके से स्क्रैप किया है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सरकार ने ढेर किया है, वो सारे केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर वोट नहीं किया। नहीं वैसे उसके कुछ नहीं, सब फंसाने का काम मेरे से ख्याल से मेरे ऐसा में अनुभव बोल रहा है, ये सब फंसाने का काम। इसकी वजह से हम जो गरीब लोग हैं यहाँ के, वहाँ का जो प्रश्न वो जो बोल रहे वो प्रश्न का हमको उसमें कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो आप देखिए साफ सुन सकते हैं। ठीक है राहुल, हमने सुना और ये जो तमाम लोग बात कर रहे थे और खासकर जो युवा बात कर रहे थे, ये अच्छा लगा कि कम से कम वो कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों पर तो बात करिए ना, हमारे मुद्दों पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये ऐसी सरकार फिर किस काम की। तो ये कम से कम एक आवाज उठा रहे हैं और युवा हैं ये, जिनको सबसे ज्यादा जी भाषणों में सुना भी जाता है। जी राहुल, मैं आऊंगी आपके पास। राहुल मृगांक, आप लगातार जो माटा जी हैं और राहुल उनको भी सुन रहे हैं, ये आपके पास भी कुछ क्या जानकारी आ रही है? क्योंकि जो बेचैनी है वो नेताओं में जरूर बढ़ी होगी, जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा नहीं उतना जितना अंदाजा लगाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर वोटिंग परसेंटेज दिखाई दिया है, वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, लगभग 52% के आसपास जो है 58% के आसपास दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी थोड़ा टाइम बाकी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इलेक्शन जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके अंदर मौजूद होंगे और इंतज़ार करना चाहिए एक फाइनल लिस्ट तक के लिए। 2014 में ये आंकड़ा हरियाणा के अंदर ये आंकड़ा लगभग जो है ये करीब 76% के आसपास रहा था, उससे काफ़ी कम साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जब भी वोट परसेंटेज कम होता है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है अभी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकती एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है या उसके फेवर में वोट पड़ा है, क्योंकि अगर प्रचंड बहुमत जैसे अब तक के इलेक्शंस में हम देख कर आए हैं, अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो निश्चित रूप से सरकार को फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कमोवेश यही स्थिति जो है महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, वो 48% के आसपास अभी दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि जो पूरा चुनाव हुआ है, चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं नदारत रहे हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी लेके चली है, तो कांग्रेस जो है बेरोजगारी का मुद्दा लेकर जो है आगे चुनाव में उतरी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमला जरूर करती हुई दिखाई दी, लेकिन जो है साफ तौर पर जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, जो जैसे हरियाणा की बात करें, जहां मोदी ने शुरुआत तो जरूर इस बात से की थी कि जय जवान जय किसान जय पहलवान के नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो जो है नदारत रहे हैं चुनाव के अंदर। जी चलिए मृगांक, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे तीनों संवाददाता जो लगातार हमें जानकारी इस पर दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी वोटिंग हो रही है, कुछ और देर बाकी है, तकरीबन आधा घंटा अभी बाकी है। तो पीयूष पांडे जी, आपका पहला एक व्यू लेना चाहूंगी मैं इसके ऊपर। नहीं, देखिए ये बात जो निकल कर आ रही है कि स्थानीय मुद्दे गायब हैं, मतलब आप ऐसे ही बात नहीं कर सकते, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर तरीके से अपने आप को, मतलब इलेक्शन को आप बदल नहीं पाएंगे, आपको बात करनी पड़ेगी मुद्दों पर। बिल्कुल, देखिए अगर ये जो वोटिंग प्रतिशत जो कम हुआ है वो इस कारण से हुआ है कि स्थानीय मुद्दे नहीं की चर्चा नहीं की नेताओं ने, पार्टियों ने, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम अच्छा मैसेज है, अच्छा मैसेज है। जनता ने ये मैसेज दिया है नेताओं को कि तुम हमारी बात नहीं करो, कम से कम राज्य के जो चुनाव हैं, हमारे सूबे के चुनाव हैं, अगर हमारी दिक्कतों को आप नहीं समझते और आपको फिर वहीं पे जो है 370 चाहिए, वहाँ पे एक सूबे के लोगों के साथ आपने जाति करके उसको आप एक राष्ट्रवाद बना के और आप उसको देश के भले के लिए बता के आप हमसे वोट चाहते हो, तो वो नहीं चलेगा। ये भी मैसेज देने की कोशिश करी जनता ने। दूसरा, एक देखिए एक बात और भी जो अभी आप हमारे महाराष्ट्र के जो आपके संवाददाता हैं उन्होंने ये बात कही थी कि लोगों को ये भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो गया है, जो लोग थोड़े से कहीं ना कहीं उनको एक गुस्सा है, कहीं ना कहीं कुछ है कि ये वो देखते चले आ रहे हैं ट्रेंड कि कुछ भी हो जाए, जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी वही बनेगी, चाहे उसमें विपक्ष कमजोर हो या फिर जो ये मैनिपुलेशन हो सत्ताधारी पार्टी का। ये एक फीलिंग अगर भी हो सकती है कि लोग कम आए हुए हैं, कि अब हमें खासकर हम शहर में देख रहे हैं जिस तरह से लोग कम आ रहे हैं, तो वो उनको एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया से ही जो है उनका एक मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे, कि नेता करते अपनी मन की हैं मुद्दे हमेशा। अब आप बहुत लोगों से बात करिए तो अब मोदी जी का भी वो आकर्षण लोगों में नहीं रहा, जो पढ़े लिखे शहर के लोग हैं
वो मैंने इधर कई लोगों से बातचीत करी जो पहले बहुत मोदी जी के नहीं, लिए वो बहुत जैसे अभी हम सुन प्रशंसा रहे थे करते उनको, थे। वो कह रहे हैं हमारे भाई हमारे तो सड़क पे गड्ढे हैं, जी हाँ, वही मौत अब हो जाती है, मोदी जी ने आके ट्रैफिक है, भीड़ है। देखिए बैंक में मोदी जी ने पैसा आके नहीं है। हरियाणा में भी ये बेसिक- बात बेसिक कही। चीजें। उन्होंने कहा कि जो है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। तो ये सब उनको नहीं चाहिए हरियाणा वालों को। उनकी अपनी स्थानीय समस्या है, उनकी इरिगेशन की समस्या है, ठीक उनकी है। जो यहाँ पर नौकरियों की तो समस्या हमने है देखा कि वहाँ पे। कांग्रेस बीजेपी में फरसा पॉलिटिक्स चली, फिर उसके बाद अशोक तंवर जो हैं वो मीडिया के सामने आ जाते हैं। तो ये संजय गुप्ता जी, अशोक तंवर जैसे अगर बड़े नेता आरोप लगाते हैं टिकट बंटवारे को लेकर और अचानक जो है कुमारी शैलजा आ जाती हैं, हुड्डा जी को भी साथ में रखना है, तो ये नहीं लगा कि एक रणनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक कमजोरी रही है हरियाणा में? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई कमजोरी क्योंकि नहीं ये है। आखिरी मोमेंट पे होता है, ये आखिरी लम्हों में होता मैं है। उमरा जी बताता हूँ, आखिरी मोमेंट पे नहीं हुआ। ये 1 महीने पहले डिसीजन लिया गया और ये समय समय पर होता है। 5 साल पहले अशोक तंवर साहब को भी लाया गया था, उससे पहले प्रधान हमारे दूसरे थे, और ठीक चुनाव से पहले नहीं हुआ। चुनाव से 1 महीना पहले तय किया गया कि चूंकि 5 साल से तंवर साहब वहाँ पे हमारे लगातार अध्यक्ष थे, तो उसमें संगठन के अंदर नई जान फूंकने के लिए या नई तरीके से बदलाव होते रहते हैं और ये स्वाभाविक है। कोई इसमें, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हमारे यहाँ बदलाव होते रहते हैं, मगर उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि तंवर साहब को जिस तरह से महसूस हुआ, हालांकि वो बड़े ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें महसूस हुआ कि मुझे तरजीह नहीं दी गई, मुझे इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मगर अक्सर ऐसा होता है जब टिकट के अंदर बंटवारा होता है, जो नया अध्यक्ष बनता है, नए लोग सामने आते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। शैलजा जी बहुत ही हमारी गंभीर और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, ऐसे कोई छोटी लीडर नहीं है। बहुत बड़ा उनका है कि उनको एक्सपीरियंस है, केंद्रीय मंत्री रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जो आपकी अप्रीशिएशन है कि इसमें कमजोरी है, कमजोरी वाला विषय नहीं है। ठीक है। मगर जरूर इसके अंदर ये बात है कि अगर ये इससे बचा जा सकता, अशोक तंवर जी को भी अगर बात करके अगर हम समझा लेते या उनसे चर्चा कर लेते या उनको भी प्रोसेस में जोड़ पाते तो शायद और बेहतर होता। ये अच्छी बात है जो आप कह रही हैं। राहुल, हरियाणा के लिए अगर हम कांग्रेस को देखें तो जैसे कि हमने सवाल किया कि आखिर लम्हों तक बदलाव भी होता रहा, वो बात नहीं हो पाई, कांग्रेस जो है उसमें कहीं बड़े नेता गायब रहे। गुलाम नबी आजाद कहीं दिखाई दिए क्या? गुलाम नबी आजाद की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, गुलाम नबी वो आजाद गायब जमीन से गुलाम दिखाई नबी आजाद साहब, कौन नेता, कौन बड़ा नेता किसके लिए रैलियां कर रहा है, वो गायब रहा। मुझे 1 मिनट आपसे मैं दे दें। गुलाम नबी आजाद तो और बड़े जो नेता चेहरे हैं वो आपके यहाँ अपना ही चुनाव लड़ रहे थे। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं और सारी टिकट के अंदर फाइनल करने वाली अथॉरिटी गुलाम नबी आजाद साहब हैं। लगातार रैलियां उन्होंने की हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर की राहुल जी ने, नुहू के अंदर की। अभी पंत साहब को मैं जानकारी देना चाहता था, 9 रैलियां राहुल गांधी जी ने की। और चूंकि सोनिया जी की भी रैली वहाँ लगी हुई थी, मगर उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसे कैंसिल करना पड़ा। मगर गुलाम नबी आजाद साहब से लेकर के और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके बेटे दीपेंद्र जी, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं। हमारी प्रदेश की अध्यक्षा जो बहुत बड़ी एक दलित लीडर भी हैं, महिला लीडर भी हैं, सभी लोग अपना काम अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमने काम नहीं किया। राहुल, मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर जवाब दें। मैं इस पर जरूर बोलूँगा। देखिए, कांग्रेस को अपने आप में काफ़ी, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में निभाने के लिए एक आदत में ढलना पड़ेगा। आप अगर चुनाव के समय में केवल एक्टिव होंगे तो आपका काम नहीं होना। एक तरह से आपको जनता की आवाज़ आपको बननी पड़ेगी। अलग अलग मुद्दों के बीच में जब वो मुद्दे होते हैं उनको प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा मुद्दा है, तो उसको लेकर कांग्रेस ने कब उसको जन आंदोलन या जन आक्रोश की आवाज़ कब दी उसको। मैं हरियाणा गया हुआ था। मैं हरियाणा के, चूंकि महाराष्ट्र तो नहीं गया, लेकिन हरियाणा के कई सारे जगहों पे मुझे घूमने का मौका मिला चुनाव से पूर्व। वहाँ पे एक तरह से नाराजगी लोगों में मुझे दिखी, सत्ता पक्ष के प्रति भी और विपक्ष के प्रति भी। अब वो चीज़ें समझ में आ रही कि वो वोट प्रतिशत के रूप में ही कम दिख रही है। देखिए, हरियाणा के लोगों में कम से कम एक हमेशा से एक स्वाभिमान रहा है वहाँ पे, कि वो मानते थे कि हम खेती के मामले में पूरे देश में सबसे आगे चल रहे हैं और हम बिजनेस के मामले में भी पूरे आगे हैं। ये गर्व का भाव हुआ करता था। लेकिन अभी हम लोग अगर देखते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हरियाणा का नेशनल ग्रोथ रेट से भी नीचे चल रहा है इस समय। नेशनल ग्रोथ रेट भी 2.7% के आसपास ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, और उससे भी हरियाणा की स्थिति उससे नीचे है। तो वहाँ के लोगों की मनोदशा देखिए कि उनकी आवाज़ जो हम लोग बार बार उठा रहे हैं, कि उनकी आवाज़ उठाने वाला उन्हें कोई स्वर नहीं सुनाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर हम वोट देते हैं, अगर ऐसे में उनको लगता है कि हम अगेंस्ट में वोट दें तो हमारा वोट कहीं बेकार ना हो जाए।
तो इन सारे चीजों को चैनलाइज करने की जो जरूरत थी विपक्षी पार्टियों को वहां पे। मृगांक भी हमारे साथ है। राहुल, मृगांक, कांग्रेस को लेकर हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, हरियाणा को लेकर, हालांकि महाराष्ट्र और दोनों में ही वोटिंग अभी चल रही है, लेकिन खासकर हरियाणा की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस यहाँ पर मुखर तौर पर उठा सकती थी, लेकिन राहुल जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका कहना है कि वो जो आक्रामकता होनी चाहिए, जो आक्रामक ढंग होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा था कांग्रेस का। देखिए दो तीन चीज़ें तो साफ तौर पे दिखाई देती हैं कांग्रेस के अंदर। ओवरऑल अगर देखें तो मेरे ख्याल से कांग्रेस सबसे बुरे समय से या बुरे दौर से गुजर रही है, जहां पे लीडरशिप की इन फाइटिंग जो होती है, पहले राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद 2 महीने तक तलाश होती है, तब तक इस पूरे प्रदेशों के अंदर, पूरे देश के प्रदेशों के अंदर स्थिति क्या होती है, जहाँ जहाँ कांग्रेस का कैडर था वहाँ इन फाइटिंग शुरू हो जाती है। ऐसा कोई प्रांत नहीं था जब कांग्रेस की सरकार हो और उस सरकार में कहीं ना कहीं इनफाइटिंग नजर ना हो। पंजाब से लेना शुरू करें तो सिद्धू ने बगावत के स्वर उठाए, अमरिंदर सिंह ने उन्हें दबाया। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत को सबको मालूम है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली तो अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष विहीन ही आप कह सकते हैं। तो ये कांग्रेस सबसे बुरे समय से शायद गुजर रही है, और मुझे नहीं लगता कि अशोक तंवर के जाने से हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा कांग्रेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाले हो, क्योंकि वो इतने बड़े लीडर नहीं थे कि वो मास गैदर कर सकें या उनके नाम पे पूरे हरियाणा के अंदर वोट पड़ता हो, या वो किसी लॉबी को रिप्रेजेंट करते हो, जाट लॉबी को रिप्रेजेंट करते हो, या किसानों के नेता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस इन फाइटिंग से कांग्रेस का नुकसान ये हुआ कि प्रिपरेशन के लिए उसे समय बहुत कम मिला वहां पे। आज थोड़ा बहुत भी अगर कांग्रेस कहीं चुनावी मैदान में थोड़ा बहुत इन फाइटिंग में दिखाई देती है तो वो 20-22 दिन के अंदर जो कांग्रेस ने पिछले तैयारी शुरू की पिछले 1 महीने के अंदर, उस दौरान थोड़ी बहुत फाइटिंग में जरूर दिखाई देती है। यही समय अगर इन फाइटिंग को दूर करके थोड़ा समय और मिल गया होता कांग्रेस को तो शायद चुनाव बढ़िया तरीके से कांग्रेस लड़ सकती थी। और ये होता है जब संजय गुप्ता जी मुस्कुरा रहे हैं, पूरे देश में किया हो इतने साल और उसके बाद लगातार लोकसभा में। जी ठीक है मृगांक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और क्योंकि अभी अभी चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और उससे जुड़ी हुई जानकारी जो आएगी वो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रंजन साहब, ये लीडरशिप फाइट एक कहा मृगांक ने, और दूसरा ये कि जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर दिखाई दी। थोड़ा मैं संजय जी बिखराव जो हुआ उसका एक बहुत बड़ा ये है। थोड़ा सा मैं संजय जी को करेक्ट करना चाहूंगा। 7 रैलियां राहुल जी की नहीं हुई है हरियाणा में। नहीं, टोटल मैंने कहा 9 रैलियां हरियाणा और महाराष्ट्र में। नहीं, हरियाणा में कितनी रैली हुई है बता दीजिए। हरियाणा के अंदर 2 हुई जी। 2 हुई, फिर तो ठीक है। वरना महेंद्रगढ़ में चूंकि सोनिया जी में और नूह के अंदर जी उसमें सोनिया जी नहीं जा पाई तो महेंद्रगढ़ में 2 हुई। तो यहाँ समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि कैसे उस गढ़ को तोड़ने की रणनीति में कैसे पीछे रह गए। प्रियंका गांधी भी वहां पर नहीं जा पाई। आपके जो टॉप लीडरशिप दिल्ली की है उनका मूवमेंट कम रहा। इस बात को स्वीकार करने में आप अपने किले की कमजोरी को तो कम से कम स्वीकार कीजिए कि हमारे किले में यहाँ कमजोरियाँ रही हैं। आप महाराष्ट्र में दोनों जगह अच्छे अवसर थे, दोनों जगह कांग्रेस का परफॉर्मेंस, उनकी लीडरशिप का परफॉर्मेंस कम से कम बेहतर हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप लोगों की रणनीति में चूक हुई है। इस रणनीतिक चूक को स्वीकार प्रवक्ताओं को भी करना चाहिए ऑन कैमरा। ये मैं कहना चाह रहा था कि आप कम से कम उन चीज़ों को, फिर तो वही हो गया ना कि राजा की तस्वीर दिखा दीजिए, पब्लिक तो वोट देगी, कहीं ना कहीं से वोट देगी। इश्यूज जो है वो गौण हो जाए कम से कम। तो उस इश्यूज को जैसे अब देखिए, ये देख रहे हैं साइकिल पे आए हैं खट्टर साहब, ये संदेश देना चाह रहे हैं ये वोटर को कम से कम लुभाने का एक तरीका है अपना। और देखिए प्रचार का भी एक तरीका है। इसमें चुनाव आयोग भी इनको ऑब्जेक्शन नहीं करता। इन्होंने क्या कहा था, साइकिल पर चलते हुए इन्होंने ये कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम करना चाहते हैं। इसमें जो लोग भी वोटर हैं वो कम से कम पर्यावरण की नजर से इसे देखें। तो ये भी एक प्रचार का एक तरीका है। अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं से इसे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। कांग्रेस वाले ये सब चीजें नहीं सीख पा रहे हैं। अभी कांग्रेस वाले उसी सदी में हैं। इनको अभी भी लगता है कि जी अभी चुनाव का अनाउंसमेंट के टाइम में हम अगर अध्यक्ष तय कर रहे हैं, ऐसा असेंबली चुनाव शायद ही कभी होगा जिसमें इतना, मतलब एक साइलेंट, हम तो कहेंगे क्या बात है संजय गुप्ता जी। आप देखिए ना, दरवाजे पे बारात है। फंडिंग की जो कमी की बात लगातार आ रही थी कांग्रेस में, क्या ये बात सच है? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आरोप ये लगाती है कि लीडरशिप की कमी मैं आप ही की दिखाई बात दी। हुमरा जी वही तो कह रहा हूँ कि ये कहते हैं 60 साल तक राज किया, और आज जब कांग्रेस अगर किसी एक आध चुनाव में नहीं आ पाई है
और आप जो लोग बहुत अच्छे विचारक एकदम समझदार जो लोग हैं, जो अगर इस मौका तरह गवाया अगर कम से कांग्रेस कम उस पर तो चर्चा करने दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप लोगों का जो कंसर्न है हमारे प्रति, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी भूमिका होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस की, वो जरूर हम चलिए, सारी रेणु पूरी भाटिया आ करेंगे, गई हम पूरी हैं। करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रेणु भाटिया जी, थोड़ी सी देर से आई हैं हम, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आप चर्चा में शामिल हों। और अभी जो वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग प्रतिशत निकल कर आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले मैं आपका इसी पर व्यू चाहूंगी। देखिए, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वोटर साइलेंट रहना चाहता हो, ये भी हो सकता है कि अभी जो ये आखिरी 1-2 घंटे होते हैं इनमें वोटर्स निकलते हैं, तो अभी तो 50 के आसपास परसेंटेज 55% हो गया है हरियाणा हो में। गई है। तो मेरे को लगता है कि 55 to 60 लगभग इतनी रहती है वोटिंग। और जितना भी जिन्होंने भी वोट किया है वो बहुत अच्छे हमारे पक्ष में जाएगा, इतना हम विश्वास से कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि 370, 35 की जरूर बातचीत की, लेकिन बेरोजगारी, किसानों को लागत से ज्यादा फसलों की कीमत मिलने और ये तमाम चीजों पर बात नहीं हुई, या भाषणों में वो दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है उमरा, जहाँ पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने जिस भी स्टेट में ये तो चलिए चुनाव अब शुरू हुआ है, अदरवाइज भी आपने जब भी जहाँ प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने हमेशा किसानों के कर्ज माफी की और किसानों को हर तरह का ऋण देने की, किसानों को हर तरह की सुविधाएं देने की, किसानों के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट उनकी करने की, ताकि वो नए तरीके से खेतीबाड़ी को सोच सके। तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धारा 370 और इस मुद्दों पर बात। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में तो बहुत कम वोटिंग प्रतिशत जा रहा है। वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद काफी है मुझे उम्मीद है जनता ने अच्छा ही अपना पक्ष रखा होगा। जनता ये पार्टियों के लिए थोड़ा सा घबराने वाली सिचुएशन है कि क्यों आखिर लोग नहीं निकल रहे हैं, क्यों आखिर वोट नहीं दे रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि घबराने वाली कोई बात है, बट जनता का मूड, मतलब पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। हाँ, ये जनता का मूड है, हमें समझना होगा इस बात को। और जितनी भी जनता निकली है, मुझे हम इसीलिए आप लोग मीडिया के लोग, हम लोग भी बार-बार जागरूकता होगी तो उसमें क्या बिल्कुल जागरूकता की बात इसीलिए बार-बार हम करते हैं कि वोटर्स को जागरूक होना चाहिए। यही एक जरिया है लोगों को बोलने का। बाकी मुझे उम्मीद है जनता ने बहुत अच्छा बहुमत हमें जो है लोकसभा का दिया है, और उसी हिसाब से हमें इन दोनों राज्यों में भी देंगे, क्योंकि दोनों राज्यों में काम हुए हैं। सबसे मेन बात है कि जनता ने कामों को सराहा है, पहले भी और अब भी, तो उस नतीजे का हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, संजय गुप्ता जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, बहुत सारे काम देखिए हुए हैं महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। देखो बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई है, कितना महिलाओं को सुरक्षा के अंदर नकारात्मक ये राज्य चला गया कि इसने पूरे देश में टॉप किया है। बहुत जबरदस्त काम जब किया है कि जब 5 किलो यूरिया कम कर दिया था। आप अपने 10 वर्षों का ब्यौरा दे रहे हैं जो आपके पिछले 10 मैं तो आपके बारे में बीच में नहीं बोला, प्लीज सुन लीजिए आप। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो सुन लीजिए। डिबेट का मतलब चुनाव से पहले आपने नहीं सुना, चुनाव में तो चुनाव की बात तो सुन लीजिए, शायद काम आ जाए। लघु उद्यमियों का जो आपने हल किया, क्या समझ रहे हैं आप? जब आप वहां जाएंगे 20% से 25% आबादी का जो नौजवान डिग्री लिए वहां खड़ा है, और उसको जब आपने नौकरी के लिए आपने जिस तरह से बेवकूफ बनाया, तो क्या वो आपको वोट करेगा? क्या सोच रहे हैं आप? ये कौन सा नौजवान? और दूसरी बताइए, ये कौन सा नौजवान जिसको 10 वर्षों जिसको डिग्री लेकर के जो खड़ा है, जिसको आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो नौजवान आपने किया था ना वादा, या वो भी भूल गए? आप ये भी भूल गए ना? आप साथ ये भी भूल गए कि आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। जिनको 10 वर्षों तक आपने कुछ नहीं दिया, महिला सुरक्षा की बात करने वाले चिन्मयानंद की पार्टी, कुछ तो क्लियर करेंगे, कुलदीप सेंगर की पार्टी, संजय जोशी की पार्टी, ये महिलाएं वोट करेंगी क्या आपको? जब आप नहीं आप पॉजिटिव कह रही है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं इसके अंदर इस तरह की चर्चा करना नहीं चाहता था, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी ये मानिशानंद की पार्टी को जो वोट मत बदलिए, कोई महिलाएं वोट देंगी? जबकि वहाँ पे गुड़गांव के अंदर क्या हालात है महिलाओं के, कितनी जबरदस्त तरीके से आंकड़ा पूरे हरियाणा के अंदर टॉप कर रहा है, और आपकी सरकार, आपको शर्म नहीं आती? और किसान के जो आपने डंडे मारे 2 अक्टूबर को, किस तरह से किसान के ऊपर 2.5% का GST लगाया, आपको शर्म नहीं आती है? और किस तरह से लघु उद्यमी को आपने बर्बाद कर दिया, उद्योग को किस तरह से आपने नोटबंदी लगाई है, किस तरह
ठीक है, अब मैंने बहुत मौका दे दिया। ठीक है, ठीक है, पीयूष पंत जी, महाराष्ट्र में जो फाइट दिखी वो बीजेपी वर्सेस, एक सेकेंड, रेणु भाटिया बीजेपी वर्सेस पवार रही जी। नहीं देखिए वहाँ फाइट जो है अगर आप देखें तो बीजेपी वर्सेस शिवसेना रही है। भले ही वो पार्टनर है उनके, लेकिन उन्होंने बहुत जगह बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी ने जो है ऐसे कैंडिडेट खड़े कराए, रेबल कैंडिडेट खड़े कराए हैं जो जिनका समर्थन वो कर रहे हैं। तो वो ये रही है, शिवसेना ने हिंदी अखबार में भी एडवर्टाइजमेंट दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी। और शरद पवार कमजोर है वहां पे। देखिए शरद पवार ने इसलिए बहुत रैली भी नहीं करी, एक रैली उन्होंने करी जिसमें काफी भीड़ हुई है, लेकिन एनसीपी बहुत कमजोर है। वहां उनके दिग्गज नेता, यहाँ तक कि उनके जो मराठा जो लॉबी वाले नेता हैं, जो कि वहाँ के शिवाजी के जो डिसेंडेंट हैं वहाँ पे, वो दो बड़े नेता वो एनसीपी छोड़ के जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और तो एनसीपी और कांग्रेस दोनों के लिए वहाँ बहुत विचित्र स्थिति है। अलायंस तो छोड़ दीजिए, तो वो बहुत कमजोर स्थिति में है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई भले ही मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शरद पवार बहुत देर में जागे, बहुत देर में आक्रामक दिखाई दिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं, देखिए ये है कि वो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह का जो नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का मुद्दा और जो है 370 का मुद्दा ये उठा लाई भाजपा, और जिसमें कि उसने मतलब जो कि मतलब एक दूसरे राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन करके वो दूसरे राज्यों में ये मुद्दों को समझाने लगी लगातार, और ऐसा एक माहौल बन गया। तो इन पार्टियों को लगने लगा कि हम कहाँ खड़े हों, हम कोई भी नैरेटिव लाते हैं तो वो खड़ा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हताशा, और खासकर शरद पवार की तो उम्र भी हो गई है, और उनके अपने ही जो भतीजे जो अजीत पवार है, उनके जिस तरह के स्टेटमेंट लगातार आते रहे, कहीं ना कहीं वो अनबन है उनकी बेटी और उनको लेके, भतीजे को लेके आपस में कांग्रेस और एनसीपी दोनों अंदरूनी, संजय निरुपम जो हैं वो आ गए सड़कों पर, हाँ वो आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, फिर कांग्रेस पर आ गया सवाल। अंदरूनी घमासान से, कहेंगे कि मैं क्यों बार-बार कांग्रेस को लेकर अंदरूनी घमासान से कांग्रेस भी महाराष्ट्र में और एनसीपी भी दोनों जूझ रही है। और एक जमाना था कि कांग्रेस एनसीपी या कांग्रेस क्या थी महाराष्ट्र में। हरियाणा में तो कांग्रेस में माँ बेटे का आपसी मतभेद भी रहा। आधा गुट सोनिया जी को मानता था, आधा गुट राहुल गांधी जी को। अच्छा, खरसा पॉलिटिक्स क्या चली है? ये जो खरसा लेकर वो दौड़ पड़े स्टेज के ऊपर और ये तमाम चीजें, ये क्या हुआ? इसके विषय में बताएंगे, ये भी बहुत बड़ी एक मुद्दा बना। ठीक है, देखिए मैं दूसरी बात पे बात कर रहा हूँ। भाई साहब ने कहा, अभी पीयूष पंत जी ने बड़े आदरणीय हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ भारतीय जनता पार्टी रही है? भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले थे मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले थे यशवंत सिन्हा। कहाँ है ये लोग? और मैं कहना चाहता हूं इसके अंदर कौन लोग हैं? कहीं का रोड़ा, कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, बीजेपी ने कुनबा जोड़ा। अरे बीजेपी को आप चेक कर लें तो बीजेपी के अंदर सारे दूसरे दलों से बहला करके, फुसला करके, भगा करके, कर्नाटक में, गोवा में, याद करा रहा हूं मैं तो आपको, सिक्किम में पूरा अपोजिशन। और देखिए ना मणिपुर में रात के 2 बजे आप सरकार बनाते हैं, 2 बजे आप गोवा के अंदर वो दिखा रहे हैं। नहीं सुनिए ना बहन जी, 1 मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए तो आप अपनी कमियां भी सुनिए ना। तो कहां भारतीय जनता पार्टी है? ये गोलवलकर साहब की भारतीय जनता पार्टी है, हेडगेवार साहब की भारतीय जनता पार्टी है, ये बंगारू लक्ष्मण की भारतीय जनता पार्टी है, कॉर्पोरेट सरकार है, अडानी अंबानी की कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां रेल का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जहां पर आपने तेल का ठेका, डीजल का सप्लाई का ठेका रेलवे के अंदर अंबानी को दिया है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। आप सुनना नहीं चाहती हैं? ये इसके अंदर किसान को आपने लूटा है, बेरोजगार को, गरीब आदमी को आपने लूटा है, मजदूर को आपने लूटा है। और किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, ये कॉर्पोरेट सरकार है, ये अडानी अंबानी की कॉर्पोरेट सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और ये सत्ता की इतनी लोलुपता वाली पार्टी है कि पीडीपी की भी छोटी पार्टनर बन जाएगी। सारी हिस्ट्री बता दी संजय गुप्ता जी ने। ठीक है, जब चर्चा कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, तो बताना चाहिए। क्या चाहते हैं? ये बताना चाहता हूं ना मैं कि कैसी भारतीय जनता पार्टी है। ये बनाए और बोले पाकिस्तान, ऐसा बनाए क्या? कैसा चाहते हैं आप? इसके अंदर सारा का सारा इनका जो फोकस है केवल सत्ता प्राप्त करना है। देश कहां जा रहा है कोई नहीं लेने देना। ठीक है, इसी बहाने थोड़ी जानकारी हम लोगों की बढ़ जाती है। मैं ये कह रहा था 2 चीजों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, सतारा और समस्तीपुर। समस्तीपुर से सतारा तक जो लोकसभा की राजनीति
का जो व्यू रचा गया है उसके बारे में थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। मोदी जी ने 17 में पूरी ताकत अपनी लगाई है वहाँ पर। आखिरी दिन जिस तरह के उनका भाषण वगैरह हुआ था उसमें उन्होंने पाकिस्तान तक को उसमें जो शरद पवार को भी डायरेक्ट, पहले तो इनडायरेक्ट होता रहा है लेकिन डायरेक्ट ये कहा जाता है कि बीजेपी ने पूरा फोकस अपने हरियाणा से अब हटाकर महाराष्ट्र की तरफ लगा दिया था, और इसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या इसमें बीजेपी मान गई थी कि कांग्रेस अब वहां पर बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर है, या देखिए ये तो सुनिश्चित था कि हरियाणा में जो इस तरह का बिखराव था उस बिखराव को उनकी लीडरशिप को लग रहा है कि हरियाणा में निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। महाराष्ट्र में इस तरह का पूरा फोकस जो है महाराष्ट्र में, और सीटें भी ज्यादा हैं, एकदम उससे 3 गुना हिसाब किताब है वहां पर, कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा है। सबसे बड़ा उनकी राह में शिवसेना है। बिल्कुल शिवसेना जिस तरह से दावेदार थी, फिर आज की तारीख में बैकफुट पे वो लोग थे। 17 में मुझे लगता है कि अगर शरद पवार, क्योंकि एनसीपी का इस भगदड़ के बावजूद अगर शरद पवार की अपनी वहां पर सीट अपनी पार्टी की निकाल ले जाते हैं तो एक आइलैंड, तो विपक्ष का एक आइलैंड जैसा मान के चलिए कि 17 में बच गया वहां पर। मतलब संसद में आपका एक वहां पर पहुंच रहा है, और मोदी जी की विफलता भी कही जाएगी वहां पर, क्योंकि मोदी जी स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर डायरेक्ट एक तरह से टॉप लीडरशिप की फाइट वहां दिख रही थी। ठीक है, मोदी वर्सेस सीधा एनसीपी के जो लीडर हैं इनके पवार। तो अगर पवार कहीं ना कहीं से वहां लूज करते हैं तब तो लूजर अगर हैं इस भगदड़ में तो उनका नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर बीजेपी वहां लूज करती है तो वहां पर संदेश अच्छा नहीं जाएगा केंद्र के हिसाब से देखा जाए तो। मुझे नहीं लगता ये बहुत सीनियर एनालिसिस हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर मुझे ऐसा दूसरा मैं समस्तीपुर की बात कहूंगा। समस्तीपुर में आप वंशवाद का विरोध कर रहे थे, वंशवाद के प्रतीक के रूप में रामविलास पासवान ने अपने भतीजे को खड़ा किया है, प्रिंस राज करके, और वहां पर कांग्रेस और बाकी जो 6 लोग जो खड़े हैं वहां पर, उस वंशवाद के बारे में वहां पर किस तरह का चक्रव्यूह रचा जा रहा है, मुझे लगता है कि वो भी 24 तारीख को पता चल जाएगा कि वहाँ किस तरह की स्थिति है। तो ये सबको दबाने के लिए जो 370 आता है और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, ये सब इसीलिए आता है। जो एक छद में राष्ट्रवाद पैदा किया जा रहा है वही बीजेपी इसीलिए करती है, ताकि इस तरह के सवाल जो दूसरों पर लगाते रहें, कांग्रेस पर लगाते रहें वंशवाद का, इनके ऊपर उसके छींटे ना आए। वही जो है इसीलिए ये लोग करते हैं कि राष्ट्रवाद ले आते हैं, पुलवामा ले आते हैं। वर्धा में 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर हम देखें वहां पर हैं, तो वहां पर मोदी लहर बहुत ज्यादा दिखाई दी है, ये आपको लगता है? यहाँ पर रेणु कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र। हाँ, देखिए मोदी लहर तो बैलेंस्ड वे में ऑल ओवर इंडिया ही चल रही है, और इन 2 राज्यों में तो इसलिए विशेष तौर पर क्योंकि यहाँ चुनाव हैं, और आप ये देखें दोनों स्थानों पर मोदी जी का, अमित शाह जी का जो वर्चस्व है वो लोगों ने पहचाना है। और केवल इस चुनाव को लेकर नहीं, पिछले 5 वर्षों का आकलन अगर आप करें 2014 से लेकर 19 तक, पूरे 5 वर्षों में कार्य की सराहना हुई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और आप ये जानते हैं कि एक जो है एक साइकोलॉजी भी ऐसी सेट हो जाती है आम व्यक्ति की भी, हमारी आपकी भी, जब आपके पड़ोस के क्षेत्र में काम हो रहा होता है तो साथ वाला क्षेत्र अपने आप समझ जाता है कि उस क्षेत्र में काम हुआ है, अब हमारे यहाँ भी होगा, तो हम उसी तरीके से चले। तो ये एक बैलेंस्ड जो लोगों की स्ट्रेटेजी है वो चल रही है, और बहुत सारा वोटर साइलेंट भी है। वो राहुल आप सहमत हैं रेणु भाटिया से, जो रेणु भाटिया अभी कहने की कोशिश कर रही है कि अभी भी लहर है? नहीं, देखिए लहर होता तब फिर इन्हें राष्ट्रवाद का जो 370 और 35 है इस रूप में नहीं लाना पड़ता। हम लोग देख रहे हैं, देखिए उनकी छवि एक तरह से जो नेतृत्व है, चूंकि विपक्ष में उस तरह का कोई नहीं है, तो ये स्थिति स्पष्ट है कि वो काफ़ी बड़े नेता के रूप में हैं। लेकिन फिर भी ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि जनता के बीच में जो अपेक्षाएं थी और जो लीडरशिप जो चीज़ें प्रदान कर रहा था, उस दोनों के बीच में एक गैप था। जैसे अभी रेणु जी कह रही हैं कि एग्रीकल्चर के मामले को इन्होंने उठाया, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की भी इच्छा, प्रधानमंत्री बराबर बयान दे रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके कि 2022 तक में किसानों के आय को डबल करना है, और खुद जो दलवाई कमेटी जो प्रधानमंत्री ने बनवाई है नीति आयोग के अंतर्गत, वो कह रहे हैं 12% ग्रोथ रेट पे बनना है, लेकिन 2.5% ग्रोथ रेट हम लोग का लगभग 2.7% का आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो प्रयास होने चाहिए, जो चीज़ें कही जा रही हैं, जो ज़मीन पे हो रहा है, उसमें हम लोगों को एक अंतर दिख रहा है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के आंकड़ों में अंतर दिख रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखेंगे, जो किसानों को जो सम्मान श्रम निधि योजना जो दिए जा रहे थे, वो 7 करोड़ के वो आंकड़े आ रहे थे, वो आंकड़े गिरते हुए अब 1 करोड़ के आसपास आ चुका है। यानी ठीक है, तकनीकी कारण सरकार बता रही है कि उनको बाद में दिया जाएगा, लेकिन अभी इस समय वो भी पैसा जो है किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो नाराजगी
जब आप फील्ड में जाते हैं कई तरह की नाराजगी है लोगों के बीच में, और इन्हीं नाराजगियों को दूर करने के लिए आप राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर आप आते हैं, तो ये भी एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को। ये अलग स्थिति है कि विपक्ष की मजबूत रणनीति या स्थिति की कमी के कारण बीजेपी एक लाभ की स्थिति में रहती है, तो ये एक उनके लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनती है इनके लिए। संजय गुप्ता जी। जी मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर देखिए हम शायद काफी बातचीत कर भी चुके हैं। जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ, ये जुमलों की बातों की सरकार है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार देखिए बहन जी हंस रही हैं, हंस इसलिए रही है कि इस देश की विकास दर 5% के आसपास लगे, इसलिए आप हंस रही हैं। मैं सुन लीजिए ना, क्यों नहीं है, ये विषय नहीं है। विकास दर आप लगातार डुबो रहे हैं देश को, ये विषय नहीं है। और अगर इस पे आप हंसना चाहती हैं तो आप हंसे, लोग आप पर हंसेंगे। सुनिए मेरी बात, आप महिला सुरक्षा विषय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल आपने 40 रुपए वादा किया था, विषय नहीं है क्या? आप मुझे बताइए ना, हंगर इंडेक्स के अंदर हमारा देश लगातार नीचे जा रहा है, ये विषय नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे जा रहा है, इसमें ये विषय नहीं है। पूरे विश्व के अंदर हमारी, आप कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और आपकी विकास दर है 5%। आप कह रहे थे हम चले जाएंगे इसके अंदर अगले 5 सालों में। हरियाणा में चुनाव मनोहर लाल खट्टर के नाम पर लड़ा गया या मोदी जी के नाम पर, या उनके रिपोर्ट कार्ड पर जो उनकी सरकार ने काम किया? देखिए लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था मनोहर लाल खट्टर जी की परफॉर्मेंस पे, मगर जरूर इन्होंने प्रयास किया है कि उसको कन्वर्ट करके, और जो मोदी जी की छवि है उसको कैश करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना उनकी रणनीति होगी, छवि जब सुबह शाम आप टीवी खोलेंगे और मोदी जी सामने होंगे तो आप भी अपने राहुल जी की अच्छी छवि बनाते हैं और लोगों के यहाँ ले जाते हैं। जवाब तो दीजिए आप। नहीं आप बताए ना, बड़ा क्लियर हो गया ना। देखिए आप अडानी अंबानी अपनी के बात काम पे करते खुद हैं, बताने लग उनका गए, टैक्स घटाते हैं, अपनी बात किसानों को का खुद टैक्स बढ़ाते हैं, गरीब आदमी का टैक्स नहीं घटाते, तो इसका मतलब मोदी जी की 10% छवि टैक्स अच्छी है जो हम कैश अमीरों का घटाते हैं। क्यों नहीं कैश ठीक है, करेंगे? मेरा सवाल पुष्परंजन जी से था। सर्वोच्च नेता है हमारे, उन्होंने वेणु भाटिया, संजय गुप्ता जी, देश का, ठीक है। तो अच्छा, क्यों नहीं उनकी छवि दोनों कैश प्रवक्ता, करेंगे? कृपया ये 2 चीजें मैं पूछना चाहता हूँ। इस समय मोदी जी की लहर कम हुई इस दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार में या नहीं, ये रेणु जी जरा बता दें। और विपक्ष के नेता के रूप में राहुल जी की लहर या उनकी छवि में कुछ और उतार कहीं ना कहीं आपने देखने को मिला कि नहीं? आप दोनों इसका उत्तर दे दें तो मुझे थोड़ा मतलब ज्ञान जी। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जरूर कांग्रेस जितना पिछली बार हमें मिला उससे बहुत आगे बढ़ चढ़ के सरकार बनाने की स्थिति में यहाँ पर दोनों राज्यों के अंदर आने जा रही है। और जो आप अभी ऐसा क्यों मैं आधार बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको आधार इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिस तरह की एक उम्मीद, जिस तरह का एक इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकारों का था, जो लोगों ने उम्मीद बांधी थी, इन्होंने पिछली बार 2014 के अंदर एक सपना बेचा था, हम आपको ईमानदारी देंगे, हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त देंगे। आपने क्या किया? आपने लूट लिया, और जब लूट लिया है तो उसका जवाब तो मिलेगा ना, तो ये जवाब आपको मिलने वाला है। रेणु भाटिया जल्दी से। देखिए मैं ऐसा समझती हूँ कि माननीय मोदी जी ने और माननीय मनोहर लाल जी ने, इन दोनों, इनकी जोड़ी ने राज्य में भी और केंद्र में भी, दोनों में जी जान से काम किया, 22-22 घंटे जग के काम किया, देश के सुधार की परिस्थिति बनाई। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, लहर कम हुई है या नहीं? बड़ी है, क्योंकि मोदी जी के नाम पर दोनों राज्यों में चुनाव लड़ा गया। दोनों जगह मोदी जी की भी छवि बढ़ी और मनोहर लाल जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में स्वयं जाकर, और कोई मतभेद नहीं किया। संजय जी बैठे हैं, किसी भी कांग्रेसी विधायक को कुछ भी बजट देने के लिए कभी मतभेद नहीं किया। ये उनकी अपनी क्षमता है कि वो कुछ नहीं कर पाए। इस वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि अब वोटिंग शायद खत्म हो चुकी है, 6 बज गए हैं, संक्षेप में बताइए रिजल्ट में क्या आपको लगता है पिछली बार के मुकाबले और इस बार अगर हम देखें तो? नहीं देखिए, रिजल्ट में तो मुझे ये लगता है कि जो बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी दोनों ही राज्यों में। ठीक है। हाँ, वो चाहे जैसे भी हो, चाहे मत प्रतिशत कम भी अगर है तो वो जो है जो संख्या जो है या जो गैप है, जो उनका विनिंग मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में चूंकि कई पार्टी है, कई लोग कम से कम 4 पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, तो वहां पे फिर भी वोट प्रतिशत वहां फिर भी कम हुआ पिछले साल की तुलना में, तो वहां पे भी मुझे लगता है शेयर कम होगा। लेकिन जीत जो है दोनों राज्यों में भाजपा को ही मिलने की संभावना नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। नमस्कार, शुक्रिया।